हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त यानी कि शानदार आपके लिए एक नया बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे बैच का नाम आपको दिखाई दे रहा है प्रथम बैच। ये मैथ्स फाउंडेशन बैच है। यानी अगर आपने इस बैच से अपना गणित यानी कि मैथ पूरा कर लिया तो रेलवे में चाहे रेलवे का कोई भी पेपर हो आप उसमें कंप्लीट 100% स्कोर करके आएंगे। मतलब एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। इस लेवल से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से शून्य से शिखर तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। यानी रेलवे उसमें से चाहे जिस भी तरह का सवाल पूछे, चाहे जिस भी चैप्टर से पूछे, आप सभी चैप्टर के सवाल को बड़े ही आराम से बना पाएंगे। तो उसी लिए मैंने आपके लिए प्रथम बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच है। गणित की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। रेलवे के लिए सोचना नहीं होगा। जो बच्चे स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की, या आप टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पेपर में 100% सवाल आपसे बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और बाकी वीडियो जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं आज के इस टॉपिक की स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आराम से इत्मीनान से मैं आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सवाल कैसे बनते हैं, कैसे पेपर में आते हैं, वो चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझ में आएंगी। बट इसके लिए आपको प्रतिशत का, परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं। तो उन जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो उस बैच में आपको बिल्कुल टाइप वाइज करके चैप्टर का भी आपका एक अरेंज करके मैं आपको लेके आऊँगा, जिसमें मैं पूरी तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि अर्थमेटिक्स को मैं वहाँ पर बांटूँगा आपको 4 पार्ट में। यानी जैसे कि हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, एसआई पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, ये एक अलग पार्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा। फिर टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टर्न को आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप ये एक अलग पार्ट में आप पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का एक अलग पार्ट में बनाऊंगा। यानी 4 वॉल्यूम में मैं आपको अर्थमेटिक्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद एक वॉल्यूम में मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ। यानी पूरी तरह से 5 वॉल्यूम में करके पूरा का पूरा आपको अर्थमेटिक और एडवांस इस फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। जो मैंने आपको बताया प्रथम बैच, यानी प्रथम बैच ये फाउंडेशन बैच है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। मतलब आपके अंदर किसी भी तरह का डाउट, कोई भी शंका, कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। तो आइए हम लोग आते हैं आज के इस टॉपिक पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ और हानि पे, ठीक है। मेरे भाई, लाभ और हानि का मतलब क्या होता है ये आप सभी को पता है कि सर लाभ और हानि का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि कोई वस्तु हमने बनाया, मान लीजिए 100 रुपये में। जैसे ये हमने कलम से जिससे हम लिख रहे हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस, इसको बनाने में जो खर्च आएगा, इसको तैयार करने में जो खर्च आएगा वो 100 रुपये आएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसका कॉस्ट प्राइस कहेंगे। अब हम 100 रुपया से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो मान लीजिए कि 100 रुपये के सामान को आपने बेच दिया 140 रुपया में, तो जितना में बेचेंगे वो विक्रयमूल्य कहलाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कहलाएगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? क्रयमूल्य हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई? क्रयमूल्य हो गया। अब इसको जितना में बेचिएगा वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा, यानी विक्रयमूल्य कहलाएगा। सेलिंग प्राइस कहलाएगा यानी मेरे भाई विक्रयमूल्य कहलाएगा, ठीक है। तो आपने कितना ज़्यादा में बेचा? तो 100 से आपने 40 ज़्यादा में बेचा। ये 40 आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 40 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि सर जब हम किसी वस्तु को
ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जितना में बेचेंगे वो बिक्रेमुल कहलाएगा, और बनाने में या खरीदने में जितना कॉस्ट आया होगा उसे क्रेमुल कहेंगे। तो 3 बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि क्रेमुल क्या होता है मेरे भाई, बिक्रेमुल क्या होता है, और प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल क्या बन जाता है, आपसे पूछ देता है कि मेरे भाई बताइए कि अगर 100 रुपये के सामान को 140 में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। या कोई सामान का क्रेमुल, मान लीजिए किसी सामान का क्रेमुल है 15 रुपया और इसको आपने बेच दिया मेरे भाई 25 रुपया में, तो आपसे पूछ देगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। आपसे प्रॉफिट नहीं पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट पूछ देगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें प्रॉफिट हुआ उसको लिखते हैं, और किस पे प्रॉफिट होता है, ये 40 का प्रॉफिट किस पे हुआ है, तो आप बोलेंगे सर क्रेमुल पे हुआ है। ये 40 का प्रॉफिट किस पे हुआ है, तो आप बोलेंगे सर क्रेमुल पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रेमुल लिखते हैं। और किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ है, या यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट परसेंट हुआ है ये भी बता सकते हैं। मैं बोलूँ कि आपका प्रॉफिट क्या है, 15 की वस्तु अगर 25 में बेचिएगा तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, नीचे में क्रेमुल। ये 10 का प्रॉफिट किस पे हुआ, तो आप बोलेंगे सर 15 पे हुआ। और इंटू में क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट अलग है और प्रॉफिट परसेंट अलग है। अगर हम केवल बात करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का, तो आप बोलेंगे 15 की वस्तु 25 में बेचा गया है, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये 2 बार में जाएगा 5 से, और ये 3 बार में जाएगा। 200 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 66 सही 2/3% आएगा। यानी देखिए प्रॉफिट परसेंट आपका क्या अलग है, प्रॉफिट परसेंट 66 सही 2/3% है, लेकिन प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 10 है। तो प्रॉफिट क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया, और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया। प्रॉफिट परसेंट हम किस पे निकालते हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य से कंपेयर करके निकालते हैं। हमने प्रॉफिट को जब क्रय मूल्य से कंपेयर किया, यानी इस प्रॉफिट को जब हमने क्रय मूल्य से कंपेयर किया, तो हमें पता चल गया कि ये 40 जो है इस 100 का कितना प्रतिशत है, ये 40 जो इस 100 का कितना प्रतिशत है, ये 10 जो है इस 15 का कितना प्रतिशत है, ये 10 जो है इस 15 का कितना प्रतिशत है, तो 66 सही 2/3% है। तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्रयमूल, विक्रयमूल, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ, दूसरा सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि जब आप किसी वस्तु को मान लीजिए 100 रुपया में खरीदते हैं तो ये क्रयमूल हो गया। अब आपको मान लीजिए कि बेचना है और आपने 100 से कम में बेच दिया। सपोज मान लीजिए इस वस्तु को आपने 80 में बेच दिया, तो जितना में बेचेंगे वो विक्रयमूल कहलाएगा, जितना में बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा, विक्रयमूल कहलाएगा। अब ये जितना कम में बेचेंगे वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। 100 से कितना कम में बेचा आपने, 20 कम में बेचा। लेकिन जब आपसे लॉस प्रतिशत पूछा जाए कि लॉस प्रतिशत क्या होगा, तो आप बोलेंगे जो लॉस होगा उसको लिखेंगे, और ये लॉस हुआ किस पे, 20 का, 100 पे, और 100 क्या है, क्रयमूल है, और इंटू में 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये आपका लॉस प्रतिशत हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी वस्तु को मान लीजिए 50 रुपये में खरीदा और आपने इस वस्तु को बेच दिया 45 रुपया में, तो आपसे पूछा जाए कि आपका लॉस प्रतिशत क्या, हानि प्रतिशत क्या है। लॉस प्रतिशत का मतलब हानि प्रतिशत। तो आप बोलेंगे सर लॉस हमें कितने का हुआ, तो 50 की वस्तु 45 में बेचा यानी 5 का लॉस हुआ। और लॉस किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे यानी 50 पे, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब ये मेरे भाई 2 बार में कटेगा और ये 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस प्रतिशत में कितना हुआ है, 10% हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सर लॉस प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई आपसे मैं बोलूँ कि लॉस कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे 50 में से 45 को माइनस करेंगे। 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो 5 का लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा, 5 का, बट प्रतिशत में क्या है, 10%। तो अगर हम लॉस का फॉर्मूला निकालना चाहें कि लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो जब लॉस होता है तो क्रयमूल ज़्यादा होता है और विक्रयमूल कम होता है। याद रखिएगा, जब लॉस होता है तो क्रयमूल ज़्यादा होता है और विक्रयमूल कम होता है।
तभी तो लॉस होगा, हानि होगा। ज़्यादा के सामान को कम में बेचेंगे तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, यानी ज़्यादा कौन है, क्रय मूल्य, और कम कौन है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। हम लॉस ऐसे निकाल सकते हैं। तो सिचुएशन को समझ के हम इसको दिमाग में रख सकते हैं, या आप चाहें तो याद कर सकते हैं। सिचुएशन आपने समझ लिया कि लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सर लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा। तो लॉस अगर हमें निकालना है तो क्रय मूल्य और माइनस में विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर हमें लॉस प्रतिशत निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा। लॉस प्रतिशत निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। उसी तरह से मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर केवल प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या याद रखना होगा, प्रॉफिट कैसे होता है मेरे भाई। तो देखिए, क्रय मूल्य, कम के सामान को हमने ज़्यादा में बेचा, 100 रुपये के सामान को 140 में, तो कम के सामान को ज़्यादा में बेचा, तो प्रॉफिट निकालना है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यानी ज़्यादा कौन है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कब होगा, जब ज़्यादा में बेचेंगे। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालेंगे। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने आपको सिचुएशन को समझाया कि कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में बैठ गया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, वस्तु को खरीदी जाएगी तो क्रय मूल्य, बेची जाएगी तो विक्रय मूल्य, ज़्यादा में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट, कम में बेचा जाएगा तो लॉस। अगर प्रॉफिट पूछा जाए तो ज़्यादा में से कम, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे। लॉस के बारे में पूछा जाए तो ज़्यादा में से कम। लॉस कब होगा, जब हम क्रय मूल्य को कम में बेचेंगे, यानी खरीदेंगे ज़्यादा में, बेचेंगे कम में, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो सिचुएशन के माध्यम से आप यहाँ पे सब कुछ अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब मैं आके आता हूँ कि अब ये समझ में आ गया कि लॉस कैसे होता है, लॉस प्रतिशत क्या होता है, इस पे बेसिक सवाल समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, इस पे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। अगर क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे दिमागों को बिल्कुल ऐसे ट्रेन करेंगे कि हमें कम से कम फॉर्मूला याद करना पड़े। देखिए, पूरे के पूरे अर्थमेटिक्स में आप मिनिमम फॉर्मूला याद रखिए। जितना कम फॉर्मूला याद रखेंगे उतना लॉजिकली आप स्ट्रांग होंगे। नहीं तो कई सारे बच्चे क्या हैं कि अलग अलग सिचुएशन के फॉर्मूला अलग अलग याद रखते हैं, वो पढ़ने का गलत तरीका है, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और लॉजिकल आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि चीज़ों, सिचुएशन को समझे। सिचुएशन अगर आप समझेंगे तो सवाल जो है विदाउट फॉर्मूला बन जाता है, कोई फॉर्मूला लिखने की, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। कम से कम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उन्हीं को अपने पास रखिए और मैक्सिमम आउटपुट आप दे पाएंगे। चलिए आते हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आपको एक दो सवाल देता हूँ, एक छोटा सा सवाल देता हूँ। ये सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि अगर 3000 में खरीदी गई कोई वस्तु और उस वस्तु को 3600 में बेच दिया गया तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको पता है कि सर क्रय मूल्य हमारा कितना है, 3000 है, और हमारा विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 3600 है। हमारा क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में ये क्रय मूल्य, और ये आपका क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया है। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया और ये मेरे भाई आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, ऊपर में प्रॉफिट और नीचे में क्रय मूल्य और इनटू में क्या करेंगे, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना है, तो 3000 के सामान को 3600 में बेचा तो 600 का प्रॉफिट हुआ है, तो 600 ऊपर में, और नीचे में क्रय मूल्य लिखेंगे यानी 3000 लिखेंगे और इनटू में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से करेंगे 5 बार में और 5 से करेंगे 20 बार में, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 20% का। तो अभी जो मैंने पढ़ाया उस पर दिखाया कि इतने बेसिक सवाल भी पेपर में आते हैं, बट ऐसे सवालों में यहाँ पे मैंने आपको कलम लगा के बताया कि आप सवालों को ऐसे बनाइए, बट कलम लगाने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट कलम लगाए सवाल को बना सकते हैं बिल्कुल आसान से। देखिए कैसे, जैसे हमें पता है कि हमने एक तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब इसका सेकंड अप्रोच देखिए, 3000 के सामान को 3600 में आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपको प्रॉफिट हुआ 600 का। 600 का मेरे भाई एक बात बताइए, 3000 आपको क्रय मूल्य दिया गया है,
अभी 3000 का 10% निकालिएगा। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, परसेंटेज में आपको बताऊंगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो क्या कीजिए, एक जीरो को हटा दीजिए, मतलब एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, इधर से एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो उस संख्या का 10% मिल जाएगा। तो 3000 का 10% क्या होगा, 300 हो जाएगा। तो 3000 का अगर हमें 10% निकालना है, 3000 का 10% निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। तो अगर 10% की वैल्यू 300 है तो 600 का मतलब क्या हो गया, 20% हो गया। तो जवाब क्या हो गया आपका, 20% हो गया। देखिए इसका मेरे भाई 10% निकालिएगा, तो इसका 10% निकालिएगा तो क्या आएगा, 300 आएगा। 10% का मतलब अगर 300 है, इस 10% का मतलब 300 है, तो ये 600 का मतलब क्या हो जाएगा, 600 का मतलब क्या होगा, इसका दोगुना है तो इसका दोगुना करेंगे, 20% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। इसमें कलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले बेसिक चीज़ों को समझिए, उसके बाद कई सारे सवाल होंगे, मैक्सिमम सवाल होंगे जहाँ पे हम सवालों को ऑप्शन से बना जाएंगे, डिजिटल सम से बना जाएंगे, यूनिट डिजिट से बना जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन से बना जाएंगे, यानी कई सारे सवाल हमारे पास होंगे जहाँ पे हमें कलम लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कब, जब हमें सब कुछ पता है, हमें कलम लगाना पता है, हमें कलम से करने आता है, हमें उसका फाउंडेशन चीज़ें आती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो आप विदाउट कलम की ट्राई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको, जैसे मैं सपोज दैट बताऊं, बाइक को आपको मान लीजिए कि बाइक का हैंडल बिना पकड़े आपको चलाना है, तो पॉसिबल है। या साइकिल ही एग्जांपल ले लेते हैं, साइकिल का हैंडल बिना पकड़े आपको साइकिल चलाना है, पॉसिबल बिल्कुल है। लेकिन पहली बार में जो बच्चा सीख रहा है वो बिना हैंडल पकड़े चलाना सीखे, चलाना शुरू कर दे, तो कभी पॉसिबल है उसके लिए, नहीं है। वो किसके लिए पॉसिबल है, जो बढ़िया से चला चुका है, बढ़िया से गाड़ी को समझ चुका है, साइकिल को समझ चुका है, बाइक को समझ चुका है, वह बिना हाथ चलाए बाद में उसको चला सकता है। तो उसी तरह से बिना कलम लगाए आप तभी बना सकते हैं जब आपका बेसिक फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट, लॉजिकल अप्रोच सब कुछ क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप कोशिश करेंगे तो वही हाल होगा जो साइकिल चलाने वाला होता है, जो बाइक चलाने वाले का होता है, या जो कार चलाने वाले का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना पहले ज़रूरी है, समझने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ क्लासेज जब आपकी हो जाएगी 1-2 महीने के बाद में, आप देखेंगे कि मैक्सिमम सवाल है जो हम ऑप्शन से बनाएंगे। जब मैं 8-10 वीडियो आपको दे दूंगा तो मैं ऑप्शन से, डिजिटल सम से, अप्रोक्सीमेशन से, यूनिट डिजिट से कैसे सवालों को तोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ मैं आपके अंदर डेवलप करूंगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अभी हम लोग आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। एक और सवाल आपके सामने है कि अगर 1200 में कोई वस्तु खरीदी गई और मरम्मत पे 200 रुपया खर्च किया गया और 1680 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप बोलेंगे कोई वस्तु सर 1200 में खरीदी गई और 200 रुपया उसके मरम्मत पे लग गया, यानी आपको टोटल खरीद पड़ा कितना में, तो आप बोलेंगे 1200 खरीदा और 200 मरम्मत, यानी टोटल कैरेमुल आपके लिए क्या हो गया, 1400 हो गया। मरम्मत तो आप ही ने कराया, तो आपका खर्च रियल में क्या हो गया, तो एक कैरेमुल प्लस में मरम्मत ने रियल में कितना में खरीदा आपने, 1400 में। अब इस वस्तु को आपको बेचना है, तो बेचा अपना कितना में, 1680 में बेचा। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 14 और 2 16, 280 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 280 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए, इसका 10% क्या होगा, एक अंक पे दशमलव 140। तो 10% अगर 140 है तो 140 का दोगुना है, तो 10% का दोगुना क्या होगा, 20%। 20% आपका जवाब हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, 20%। या बेसिक अप्रोच आप लगाएंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट आप बटे में क्या करेंगे, कैरेमुल, और इनटू में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई 0 से आपका 0 कटेगा, इसका ये 2 गुना है, और 10 में 2 से गुना कीजिएगा, 20% आएगा। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे माइंड को ट्रेंड कीजिए कि सर इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो एक अंक पे दशमलव मतलब 140 आएगा, तो 140 का मतलब है 10%, तो 280 का मतलब 2 गुना का मतलब क्या होगा, 20%। 140 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 280, तो 2 गुना मतलब 10% का 2 गुना 20%, 20% का प्रॉफिट होगा। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं।
कह रहे कि 1400 में एक साइकिल खरीदी जाती है और उसे 15% के हानि पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। जब किसी वस्तु को आपने 1400 में खरीदा, तो जो आपने खरीदा तो ये क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। पहले समझिएगा आराम से। ऐसे सवालों को आप बाद में मतलब कलम बिना लगाए बना सकते हैं, या कलम लगाएंगे भी तो मिनिमम कलम, कम से कम। बट यहाँ पे पहले समझे, किसी वस्तु को आपने खरीदा तो क्रय मूल्य हो गया। अब उस पे लॉस कितने का हुआ मेरे भाई, उस पे लॉस हो गया मेरे भाई, आपको दिया गया है लॉस हो गया 15% का, 15% का। यानी क्वेश्चन में क्रय मूल्य क्या दिया गया है, क्रय मूल्य आपको दिया गया है 1400, लॉस कितने का दिया गया है, 15% का दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें, जैसे आपके पास क्रय मूल्य होगा, आपके पास विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य क्या है, इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक संख्या है। क्रय मूल्य क्या है, इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक संख्या है। यानी कोई भी चीज़ शुरू होगा क्रय मूल्य से ही, यानी मूल संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है। तो ये आपकी प्रारंभिक संख्या है। तो प्रारंभिक संख्या जो होती है, जो जड़ होता है, जो रूट होता है, जो प्रारंभिक संख्या होती है, वो हमेशा 100% होता है। जैसे आप अपने आप के 100% है, ये कलम अपने आप का 100% है, ये क्रय मूल्य अपने आप का 100% है। यानी कोई भी चीज़ जो प्रारंभिक चीज़ है वो अपने आप का 100% है। अभी कलम में से हम कुछ तोड़ दें तो ये कलम क्या होगा, इस पूरे कलम का कुछ परसेंटेज होगा, लेकिन पूरा कलम क्या होगा, 100% होगा। तो उसी तरह से क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो याद रखिएगा, क्रय मूल्य क्या है, प्रारंभिक संख्या है, इनिशियल वैल्यू है, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अब इसी के कंपेयर में हम डिसाइड करेंगे विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जब हमें पता है कि क्रय मूल्य हमारा हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप की हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो ये जो क्रय मूल्य है हमेशा 100% पे होगा। अब हमें 15% की हानि हुई है। 15% की हानि का मतलब क्या हो गया कि हमने 15% कम में बेचा होगा। हानि तभी होगी ना जब हम कम में बेचेंगे। तो 15% की हानि के लिए 15 कम में बेचना होगा। तो 15 कम में बेचने का मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, 85% पे होगा। 15% कम होगा, 85% पे होगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये 100% जो है क्रय मूल्य है परसेंटेज में, बट रियल में क्रय मूल्य कितना है, तो रियल में क्रय मूल्य है 1400। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर कंपेयर कर सकते हैं 1400 के बराबर। तो अगर हमें विक्रय मूल्य चाहिए यानी 85% की वैल्यू चाहिए, तो 85% के लिए हमें क्या करना होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 1400, अब बटे में क्या आएगा 100, और इंटू में क्या आएगा 85 आएगा। यहाँ पे भी कई बच्चों को पलटने में दिक्कत होती है। याद रखिएगा, ये जो दिया गया वो दायां, ये दायां है और ये बायां है, तो दायां अब बटे में बायां, दायां बटे में बायां, और ये क्या होता है बगल में आया, दायां अब बटे में बायां और इंटू बगल में आया। तो कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नीचे आएगा कि ये नीचे आएगा। तो जो यहाँ पे दिया गया है वो दायां में है तो दायां, और ये बायां में है तो दायां बटे बायां और इंटू बगल में आया। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे भाई हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 14 पचे क्या होगा 70 हो जाएगा, 70 का जीरो हो जाएगा, 7 बच जाएगा। और यहाँ पे 14 अठे 112, 112 में 7 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा, 1119। यानी 85% क्या है विक्रय मूल्य है, 85% क्या है मेरे भाई विक्रय मूल्य है। तो ये विक्रय मूल्य परसेंटेज में 85% है, बट इसकी वैल्यू कितनी है 1190 है। तो आपका जवाब क्या हो गया 1190। यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया कि कोई फॉर्मूला लगाइए या ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बस आपको लॉजिकल अप्रोच बताया। अब इसे मैं थोड़ा समराइज करूंगा। अब इसे हम लोग बिना मतलब एक लाइन में कम से कम में बनाएंगे। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखिएगा। देखिए ये 1400 दिया गया, ये 1400, ये 1400 क्रय मूल्य है, ये 1400 क्या है मेरे भाई क्रय मूल्य है, ध्यान से देखिएगा। और ये नीचे में 100% है, ये नीचे में क्या 100% है, ये भी आपका क्या है क्रय मूल्य है। ये परसेंटेज में और ये रियल में है। तो क्रय मूल्य के बारे में जो क्रय मूल्य बता रहा है वो इसके नीचे आ रहा है। यानी अगर ये क्रय मूल्य रियल में है और इसके बारे में परसेंटेज में कोई चीज़ बताएगा तो इसके नीचे आएगा।
और हमें चाहिए क्या, हमें बिक्रेमुल चाहिए। तो जो हमें चाहिए वो हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, जो हमें चाहिए हमेशा मल्टीप्लाई में आता है। तो ये ऊपर वाला क्रेमुल है, तो इस क्रेमुल के बारे में जो वैल्यू बता रहा है परसेंटेज वैल्यू, वो इसके नीचे आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर में जो वैल्यू होती है उसके बारे में जो बताएगा वो हमेशा उसके नीचे आता है। अगर ये बिक्रेमुल होता तो इसके बारे में जो बिक्रेमुल परसेंटेज में बताता वो वैल्यू क्या होता, नीचे आता। अगर एक क्रेमुल है तो इसके बारे में जो परसेंटेज वैल्यू बताएगा वो इसके नीचे आएगा। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसके बारे में जो बताएगा इसके नीचे आएगा। जो हमें चाहिए वो बगल में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जो हमें चाहिए वो बगल में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर ये लॉजिक आपका क्लियर हो गया तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है बिक्रेमुल। हमें क्या निकालना है, बिक्रेमुल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्या, तो हम बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया गया है 1400। ये 1400 क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1400 क्रेमुल है। खरीदा गया मतलब क्रेमुल है, तो ये 1400 क्रेमुल है। और क्रेमुल हमेशा कितने परसेंट पे होता है, तो क्रेमुल हमेशा 100% पे होता है। तो इसके बारे में जो बताया इसके नीचे आया, इसके नीचे आया। जो हमें चाहिए वो मल्टीप्लाई में आता है, गुणा में आता है। हमें क्या चाहिए, बिक्रेमुल चाहिए। बिक्रेमुल कौन सा बिक्रेमुल चाहिए, तो जिस पे 15% की हानि हो। तो 15% की हानि का मतलब है कि बिक्रेमुल 85% होना चाहिए। 100 से 15 कम, यानी हमें 85% की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 85% की वैल्यू लिखेंगे। देखिए ये 100% ये भी परसेंटेज में होता है और ये भी परसेंटेज में होता है, इसीलिए परसेंटेज से परसेंटेज क्या होता है, कट जाता है। इसीलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी परसेंटेज में और ये भी परसेंटेज में है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे परसेंटेज लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसके बारे में जो बताया नीचे, और जो चाहिए वो ऊपर में मल्टीप्लाई में आ गया। जो ऊपर में क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 14 में 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1190 मिलेगा। 1190 क्या हो गया, आपका बिक्रेमुल हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए है। आपका जवाब मात्र एक लाइन में है, बस ये चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे लिखनी है। आप में से कोई भी बालक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देखिएगा। मैं 100% कह रहा हूँ समझ में आएगा। मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही आराम से एकदम स्टेप वाइज मैं आपको लेके चलूँगा। हर एक चैप्टर ऐसे पढ़ाऊँगा कि अगर बिल्कुल जो बच्चा शून्य पे है, बिल्कुल जीरो पे है, उसे भी ऊपर उठने का मौका मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना सभी बच्चों को मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी इत्मीनान से आप हमारे साथ जुड़िए, प्रथम बैच से जुड़िए, और इस बैच से जुड़ करके आप अपनी फाउंडेशन गणित की पूरी तैयारी कीजिए। रेलवे का मैथ मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको उसमें 100% स्कोर करके दिखाऊंगा। आप कैसे 100% आता है वो सारी जिम्मेवारी मेरे पे है। मैं आपको प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, PDF दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका टेस्ट लूँगा, सब कुछ करूँगा। आपसे मुझे रिजल्ट चाहिए, कंप्लीट स्कोर चाहिए गणित में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, इत्मीनान से। जब आप 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे ना मेरे साथ, जैसे आप 2-3 चैप्टर्स जब आप मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। तो आपकी स्पीड तभी बढ़ पाएगी जब आप मेरे साथ 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे। और 2-3 चैप्टर हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाए, आपके पास सोचने की एक अलग शक्ति आ जाए कि आप चीज़ों को समझ सकें, उसका एनालिसिस कर सकें। उसके बाद हम लोग अपनी स्पीड को थोड़ा और मतलब बढ़ाएंगे। स्पीड अपने आप बढ़ती जाती है, जब आप परफॉर्म करते हैं तो स्पीड उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती चली जाती है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल को देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि एक वस्तु को 1470 में बेचने पर व्यक्ति को 22.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे बेचने पे, ये बेचने की बात की जा रही है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। और हमें यहाँ पे लाभ हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट परसेंट है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब यहाँ पे इसके पहले में विक्रय मूल्य निकालना था, बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो जो निकालना है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसी को निकालना है, क्रय मूल्य को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या दी गई है। देखिए यहाँ पे या तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य दिया रहेगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, तो जो दिया गया उसको लिख दीजिए, 1470 लिखिए। अब आपको पता है कि इसके बारे में जो बताएगा नीचे आएगा, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य नीचे आएगा परसेंटेज में। अब परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे किसी वस्तु को हमने बेचा
22.5% के लाभ पर। तो 22.5% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, बिक्रय मूल्य कितना होगा, तो 122.5%। अगर हमने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो बिक्रय मूल्य 110%, 100 से 10 ज़्यादा। अगर हमने 20% के लाभ पर बेचा तो 100 से 20 ज़्यादा, मतलब 120% बिक्रय मूल्य। अगर हमने 22.5% के लाभ पर बेचा है तो 100 से 22.5 ज़्यादा, यानी 122.5%। ये विक्रय मूल्य क्या है, 122.5% पे है। और हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। जो चाहिए वो हमेशा क्या होता है, ऊपर में मल्टीप्लाई में आता है। हमें क्रय मूल्य चाहिए और हमें पता है कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है। तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए वो ऊपर में मल्टीप्लाई में आता है। इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। अब इस पॉइंट को हटा दें हम यहाँ से, तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, यहाँ पे 22 बचेगा, तो 25 9 225 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 49 से देखिए, 49 से मेरे भाई 3 बार में कटेगा। 9 त्रिका 27 और 4 3 12 2 14। 147 3 बार में कटेगा, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, और 4 3 12, 12 और 2 जीरो आएगा। 1200 रुपया क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन बी आपका जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका जवाब होगा। ये बात समझ में आई। तो अभी तक जो मैंने बताया उसको मैं समराइज कर दूं आपको यहाँ पे। जैसे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, 2 पॉइंट बताए। पिछले वाले सवाल में बताया था कि अगर आपको बिक्रय मूल्य कैसे निकालना है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था बिक्रय मूल्य कैसे निकालना है। इस वाले सवाल में मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य कैसे निकालना है। तो तरीका दोनों में सेम ही था। जब आपको बिक्रय मूल्य पूछेगा तो आपसे क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके बारे में जो बताएगा परसेंटेज वैल्यू इसके नीचे आएगा, और बगल में क्या आएगा, तो बगल में जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू आएगी। मतलब बगल में विक्रय मूल्य कितना परसेंट पे वो आएगा। क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। और जो हमें चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य की परसेंटेज वैल्यू बगल में आएगी। वही चीज़ यहाँ पे, ये क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो विक्रय मूल्य के जो बारे में जो बताएगा नीचे आएगा परसेंटेज वैल्यू। और जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितने परसेंट पे होगा वो चीज़ ऊपर में आएगा। तो ये 2 फॉर्मेट को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है। ये कैसे आता है वो भी मैंने आपको करके बता दिया है, यहाँ पे बेसिक तरीका बताया ये आता कैसे है। ऊपर में क्रय मूल्य है तो इसके बारे में जो बताया, क्रय मूल्य परसेंटेज में नीचे आया। हमें विक्रय मूल्य चाहिए तो बगल में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आता कैसे है, ये तरीका भी आपको पता है। बट ये आता कैसे, इस तरह से करेंगे तो 2 लाइन हमेशा एक्स्ट्रा लिखना होगा। इस तरह से 1 लाइन में ही आपका काम चल जाएगा, 1 लाइन में ही आपका काम चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई कि ये आता कैसे है ये, और इसका हम यूज करते कैसे हैं, इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु को 155 में बेचने पर व्यक्ति को 16.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। कई बार ये परसेंटेज वैल्यू इस तरह से ना दे करके इस तरह से भी दे देता है, 16 सही 2/16 सही यहाँ पे 16 सही 2/5%। चलिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, परसेंटेज वैल्यू 16.5, तो यहाँ पे आपका 16 सही 1/2%। ठीक है। अगर इस तरह से परसेंटेज दे दिया जाए तो दोनों का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। दोनों का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे इसकी अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू जो दिया गया है ना, ये परसेंटेज वैल्यू को मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये थोड़ा यहाँ पे गलत टाइपिंग किया गया है। इसका रियल वैल्यू क्या होना चाहिए, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो यहाँ पे इतना परसेंटेज दिया गया है, ये गलत टाइपिंग हुई, इसे सही कर लीजिएगा। क्योंकि 16.5% करके आप बनाएंगे तो बन जाएगा, बट ऑप्शन में कोई आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे भाई, 16 सही 2/3%, या इसको इस तरह से लिखना है तो 16.66% करके ये लिखना होगा, 16.66% करके लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा परसेंटेज वैल्यू लिखिएगा, इसको मैं थोड़ा और क्लीन करके सही कर देता हूँ। जैसे मेरे भाई यहाँ पे आप 16
ठीक है, 16 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 छक्का 18, मतलब 6% क्या होगा, रिपीट करेगा। तो 16 क्या है मेरे भाई, 6%। ठीक है, इसी का फ्रैक्शन में, इसी को अगर हम इसको मिक्स परसेंटेज में यहाँ पे लिखेंगे तो 16 से 2/3% हो जाएगा, 16 से 2/3% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हानि दिया गया है 16 से 2/3%। तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन में इस तरह का परसेंटेज आपको दिखाई दे तो यहाँ पे आप अगर इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम बनाएंगे इसी तरीके से, बट क्या चेंज करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्या चेंज करने वाले हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले जब भी ऐसा परसेंटेज मिले, अगर 10% हो, 20% हो, 5% हो, 2% हो, 3% हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरह का परसेंटेज मिले 16 सही 2/3% मिले, या आपको मिल जाए 12 सही 1/2% मिल जाए, या आपको मिल जाए 33 सही 1/3% मिल जाए, या आपको मिल जाए 11 सही 1/9% मिल जाए, तो ऐसे परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे परसेंटेज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 1/6 आएगा। जिन्हें नहीं तोड़ना आता है बेसिक तोड़ लीजिए, 16×3 = 48, 2 50, 50 बटे में क्या हो गया 3। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100, 50 से एक बार में 2 बार में, यानी 1 बटे में क्या आ गया 6। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1 बटे में 6 होगा, 1/6 होगा। तो अब ये हमें पता चल गया कि अगर हमें हानि हुई है 16 से 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6 है। तो 1/6। अब यहाँ पे हमारा, अब हमेशा क्रैमुल हमारा क्या रहता था कि क्रैमुल को हम हमेशा मानते थे 100% पे, क्योंकि क्रैमुल हमेशा 100% पे होता है। बट यहाँ पे हम क्रैमुल को क्या मानेंगे, जो नीचे में वैल्यू दी गई है। हम यहाँ पे 100% ना मान के हमने क्रैमुल को 6 मान लिया। हम कुछ भी मान सकते हैं, क्रैमुल को हम x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी, बट इस कंडीशन में हम नीचे वाले को क्रैमुल मानेंगे, इसको क्रैमुल मानेंगे। तो जब ये क्रैमुल होगा, तो जब ये 6 का हम इतना परसेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 6 का आप निकालिएगा इतना परसेंट, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/6, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 6 का इतना परसेंट 1 आएगा, यानी 6 का 16 से 2/3% 1 हुआ, तो 1 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अगर आपको पता चल गया कि लॉस 1 है, तो आपका बिक्रैमुल क्या होगा मेरे भाई, तो 6 से 1 कम यानी 5 हो जाएगा। तो अगर आपका क्रैमुल 6 है, लॉस 1 है, तो बिक्रैमुल क्या होगा, 5 होगा। तो आपका बिक्रैमुल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्रैमुल हमारा 6 है, लॉस हमारा 1 है, और बिक्रैमुल हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ से अब हम वही तरीका लगाएंगे। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्रैमुल निकालना है, क्रैमुल निकालना है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, बिक्रैमुल दिया है, रियल वैल्यू बिक्रैमुल का 155 है, बट बिक्रैमुल का रेशियो वैल्यू कितना है, तो रेशियो वैल्यू 5 है। बिक्रैमुल का रेशियो वैल्यू कितना है, 5 है। हमें क्या चाहिए, क्रैमुल चाहिए, तो बगल में मल्टीप्लाई होगा। इसके बारे में जो बताएगा नीचे, हमें जो चाहिए बगल में मल्टीप्लाई होगा। हमें चाहिए क्या, क्रैमुल चाहिए। क्रैमुल मतलब 6 की वैल्यू, हमने 6 को क्रैमुल माना है, नीचे वाले को क्रैमुल माना है, तो 6 की वैल्यू चाहिए। यानी ये क्या हो जाएगा, 6 6 3 18, 186। 186 क्या होगा मेरे भाई, आपका क्रैमुल हो जाएगा। 186 क्या होगा, आपका क्रैमुल हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो रही है, ये बात सभी को क्लियर हो रही है कि अगर इस तरह का परसेंटेज आपको मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा, और नीचे में जो वैल्यू होगी उसको क्या मान लीजिएगा, उसको क्रैमुल मान लीजिएगा। तो इसी क्रैमुल का जब हम इतना प्रतिशत निकालेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ये 1 क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। तो जब आपने 6 रुपये के सामान को 1 रुपया कम में बेचा, तो आपने कितना में बेचा होगा, 5 में बेचा होगा, तो बिक्रैमुल आपका 5 हो जाएगा। तो ये रेशियो आपको पता चल जाएगा कि क्रैमुल लॉस और बिक्रैमुल का रेशियो क्या होगा। इस रेशियो की मदद से आप आराम से क्रैमुल निकाल सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप सेकेंडों में कर सकते हैं। ये काम आपको अपने माइंड के अंदर करना है, जो मैंने एक एक चीज़ लिख करके बताया। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब इसमें दोनों तरीका लगा करके आप बना लीजिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। दो अप्रोच मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ के भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम परसेंटेज में रख करके भी बना सकते हैं।
दोनों तरीका मैंने बताया। आइए इस क्वेश्चन में मैं आपको दोनों तरीका लगा के दिखाता हूँ। वस्तु को इतना में बेचा गया, बिक्रैमुल दिया गया, बिक्रैमुल दिया गया। अब हमें हानि हुई, हमें लॉस हुआ, तो हमें बताना है कि हमारा क्रैमुल क्या होगा। तो क्रैमुल बराबर क्या होगा, जो दिया गया बिक्रैमुल उसको लिखेंगे। अब बिक्रैमुल के बारे में क्या बताएगा, तो 30% की हानि का मतलब बिक्रैमुल 70% पे होगा, क्रैमुल हमेशा 100% पे होता है। तो 30% की हानि का मतलब बिक्रैमुल 70% पे होगा। हमें क्रैमुल चाहिए मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। तो 7 दूनी 14 यानी 200 हो गया। तो यहाँ पे 200 क्या आ गया मेरे भाई, आपका क्रैमुल आ गया। एक तो ये आपने कर लिया। अगर आपका मन करता है कि सर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में यहाँ पे तोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे ये तरीका आसान है, अगर हम इसको तोड़ के बनाएं तो भी बना सकते हैं। देखिए 30% का मतलब क्या होगा, 30% का मतलब होगा 3/10। अब हम नीचे वाले को क्या मानेंगे, क्रैमुल मान लेंगे। 10 को हमने क्या मान लिया, क्रैमुल। अब इस 10 का 30% क्या होगा, 3 होगा। तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा, ये 3 आपका लॉस हो जाएगा। तो 10 के सामान को 3 रुपये के लॉस पे बेचेंगे तो बिक्रैमुल क्या होगा मेरे भाई, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, बिक्रैमुल दिया, उसको लिखिए। अब इस बिक्रैमुल के बारे में कौन बता रहा है, रेशियो में 7 बता रहा है, 7 नीचे। हमें क्रैमुल चाहिए, क्रैमुल हमने 10 को माना है तो 10 ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ से 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 में 10 से गुना करेंगे 200। ये हमें क्या मिल गया मेरे भाई, क्रैमुल की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रैमुल निकाल सकते हैं। ये दोनों अप्रोच मैंने एक जगह कर दिया। तो हमें आपको पता चल गया कि ये अप्रोच हमें कब यूज करना है, जब परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट हो, जैसे 16 सही 2/3% हो, या 14 सही 1/7% हो, 33 सही 1/3% हो। इस तरह का परसेंटेज दिया गया हो तो ये तरीका यूज करेंगे। नॉर्मल परसेंटेज 10%, 20%, 30%, 5%, तो ये वाला तरीका यूज करेंगे। तो एक ही सवालों में हम अप्रोच हमने सेम यूज किया, बट यहाँ पे तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दिया और यहाँ पे डायरेक्ट हमने परसेंटेज में करके ही बना लिया। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि क्रैमुल से आप बिक्रैमुल को कैसे निकालेंगे, बिक्रैमुल से क्रैमुल को कैसे निकालेंगे, चाहे आपका परसेंटेज नॉर्मल हो या आपका परसेंटेज डिफ़िकल्ट करके दिया गया हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से बहुत ही कम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की कि आप कहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अगले सवाल पे। 30% के लाभ पर 286 में बेची गई चेन की कीमत कितनी है, आपको बताना है। तो आप बोलेंगे 286 में बेची गई मतलब ये बिक्रैमुल है, 286 बिक्रैमुल है। अब ये बिक्रैमुल कितना परसेंट पे होगा, ये 286 बिक्रैमुल है। बिक्रैमुल 30% के लाभ पर, 30% के लाभ का मतलब बिक्रैमुल 130% पे। हमें पूछा जा रहा है चेन की कीमत, मतलब क्रैमुल पूछा जा रहा है 100% की वैल्यू। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 दूनी 26 यानी 220 रुपया। यानी क्रैमुल कितना होगा मेरे भाई, 220 रुपया होगा। क्रैमुल कितना होगा, 220 रुपये होगा। सेकेंडों में आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2% आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या दिमाग लगाएंगे, कैसे सवाल को बनाएंगे ये बताइए। तो यहाँ के लिए मैं आपको समझा दूँ एक बार कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि, उसी वस्तु को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी किसी वस्तु को उसने बेचा 360 में तो उसे 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब बिक्रैमुल क्या हो गया, 90% हो गया। क्रैमुल हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है। तो 10% हानि का मतलब बिक्रैमुल 90%। यानी 90% कब हुआ, जब उसने 360 में बेचा। जब उसने 360 में बेचा मतलब इसका मतलब है बिक्रैमुल 90%। 10% लॉस का मतलब है बिक्रैमुल 90%। ठीक है, अब इसी वस्तु पे जिसका क्रैमुल 100% है, उसी वस्तु पे उसे 30% का लाभ चाहिए। तो 30% के लाभ का मतलब बिक्रैमुल क्या होना चाहिए, 130% पे होना चाहिए। 30% लाभ का मतलब है बिक्रैमुल 130% पे होना चाहिए। तो 130% पे बिक्रैमुल होगा तो उसकी रियल वैल्यू क्या होगी आपको पता करना है। जैसे 90% का रियल वैल्यू हमें पता है कि इतना है, तो हमें 130% का रियल वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो हम इसे एक लाइन में अगर बनाना चाहें तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है जो क्वेश्चन में दिया गया उसे लिखिए, लिख दिया हमने।
अब हमें पता है इसके बारे में जो बताएगा नीचे आएगा। तो 10% की हानि का मतलब है विक्रय मूल्य 90% पे, 90% पे जो हमें चाहिए बगल में मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। तो हमें चाहिए कि हमें 30% के लाभ पे विक्रय मूल्य चाहिए। तो 30% के लाभ पे विक्रय मूल्य कितने परसेंट पे होगा? 130% पे होगा। तो 9 से करेंगे, 9 चौका 36 होगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 520 रुपया विक्रय मूल्य होगा। यानी हमें पता चल गया कि इस 130% का मतलब है, इस 130% का रियल मतलब क्या है? 520 रुपया। यानी हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? 520 रुपया होगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये विक्रय मूल्य है, 90% का मतलब 360 है, मतलब 90 का ये कितना गुना है? 9 चौका 36, 4 गुना है। तो हम इसका भी क्या कर देंगे? 4 गुना कर देंगे। हम इसका भी क्या कर देंगे? 4 गुना। तो 13 चौका 52 यानी 520 हो जाएगा। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा अप्रोच बेहतर क्या है? ये वाला, एक लाइन में आपका सवाल यहाँ पे निपट जाएगा। ठीक है, अगर हमें 90% की वैल्यू पता है तो हम 130% की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। तो ये काम आपको अपने माइंड के अंदर करना है। ये काम डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखना है। डायरेक्ट क्या करना है? आपको रिजल्ट लिखना है। हम रिजल्ट में एक ही चीज़ याद रखना है कि इस जो दिया गया है उसके बारे में जो कुछ बताएगा परसेंटेज वैल्यू उसके नीचे आएगा, और जो हमें चाहिए वो हमेशा ऊपर में मल्टीप्लाई होता है। जो दिया गया है उसके बारे में जो बताएगा इसके नीचे आएगा, जो हमें चाहिए ऊपर में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। 138 में बेची गई वस्तु 8% की हानि हुई, 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए? तो हमें पता है कि सर दिया क्या गया? 138। ये 138 क्या है? विक्रय मूल्य है। अभी विक्रय मूल्य कब का है? जब 8% की हानि हुई है। 8% की हानि का मतलब कि 100 की वस्तु को 8 कम में बेचा जाएगा, मतलब 92 में बेचा जाएगा, 92 में बेचा जाएगा। तो इसके बारे में कौन बता रहा है? 92%। और हमें क्या चाहिए? 4% के लाभ वाला विक्रय मूल्य। तो 4% के लाभ का मतलब कि विक्रय मूल्य 104% पे होना चाहिए। तो 104% की वैल्यू हमें चाहिए। अब सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, 4 से कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूनी 8 और 4 छक 24 हो जाएगा। मेरे भाई 23 से कीजिए, 23 से कितनी बार में जाएगा? 3 छक 18, 6 बार में चला जाएगा। 3 छक 18, 6 दूनी 12, 1 13। अब 6 से गुना कीजिएगा, 6 छके 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। यानी 4% के लाभ पर अगर वस्तु को बेचते हैं तो हमें कितना में बेचना होगा? 156 रुपये में बेचना होगा। 156 रुपये में बेचना होगा। आइए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर 1,20,000 में एक कार बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसी वस्तु पे 30% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? उसी वस्तु पे 30% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? तो आप बोलेंगे सर हमने 1,20,000 में वस्तु को बेचा। जब हमने 1,20,000 में बेचा तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है? 20% का लाभ है, मतलब विक्रय मूल्य 120% पे है। 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120% पे। हमें अब 30% के लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए। तो 30% के लाभ का मतलब कि हमें 130% की वैल्यू चाहिए। बोलेंगे सर ये कट जाएगा, एक बार में 3 जीरो है तो 3 जीरो आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 130,000, 1,30,000 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। 30% के लाभ के लिए हमें कितना में बेचना होगा? 1,30,000 में बेचना होगा। अगले सवाल पे आइए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बहुत ही आराम से मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऐसे सवाल सेकेंडों में आप बना सकते हैं। चलिए मेरे भाई अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। जब आपने 4800 में वस्तु को बेचा तो आपको 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य 80% पे है। अब उसी वस्तु पे 20% का लाभ चाहिए, मतलब हमें 120% की वैल्यू चाहिए। अब ये 8 से करेंगे तो 8 छक 48 और ये 0 हो जाएगा। 12 छक 72 हो जाएगा, यानी 7200 रुपया आपका जवाब होगा। बताइए, आसान हो गया सवाल? तो सवालों को आसान, देखिए सब रेलवे में पूछा गया सवाल है। सवालों को आसान करने के लिए आपको पहले मैंने क्या बोला कि अगर आप कोई भी बाइक, कोई भी गाड़ी बिना हाथ चलाए यानी बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में नॉलेज आपको ज़्यादा लेना होगा, उसके हर तरीके को समझना होगा। वैसे ही गणित में अगर सवालों को जल्दी बनाना चाहते हैं तो अपना फाउंडेशन बढ़िया करना होगा, तभी आप जाके रियल आउटपुट पे पहुंच पाएंगे। अगर डायरेक्ट रियल आउटपुट पे कोई टीचर आपको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहा है,
इट मीन्स कि आपके पैर पे वो कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसे किसी वृक्ष पे हम चढ़ जाते हैं, जैसे कोई वृक्ष है, अब इस वृक्ष पे हम चढ़ गए, मान लीजिए कि वृक्ष का ये डाली है, इस पे चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद इसी डाली को इधर से बैठ के हम काट रहे हैं, वही ट्रिक है। इधर से बैठ के काटेंगे तो आप सीधे यहाँ पे गिरेंगे, नाले में गिरेंगे या पानी में गिरेंगे। तो ट्रिक का मतलब होता है कि फाउंडेशन से चीज़ों को पहले समझिए, इधर से बढ़िए फाउंडेशन से, तब जा कर के आप उन चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही सटीक तरीके से कम समय में कर पाएंगे, कलम मिनिमम लगा पाएंगे। आइए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि 540 में एक मशीन को बेचने पर 10% की हानि, 10% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो अभी अभी आपने समझ लिया इसको, 10% की हानि पर मतलब कि विक्रय मूल्य 90% पे है, 10% का लाभ मतलब 110 पे होना चाहिए। 9 से करेंगे, 9 छक 54 हो जाएगा, अब 11 छक 66 हो जाएगा, 660 रुपया में वस्तु को बेचना होगा। आइए मेरे भाई, एक और सवाल, अब थोड़ा सा अलग सवाल है ये, ठीक है, उसी टाइप पे, बट ये थोड़ा अलग सवाल है, समझिएगा। किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 2600 में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा। पहले मैं बेसिक आपको करके दिखा दूं, समझ लीजिए। पहले जब आपने किसी वस्तु को 2400 में बेचा तो आपको क्या हुआ, 20% का लाभ, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, 120% पे। 20% के लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120% पे। अब उसी वस्तु को हम 2600 में बेच रहे हैं, तो इसका 2600 का मतलब कितना परसेंट होगा, ये पता कर लेते हैं। तो हमें पता है कि दायां अब बटे में बायां, दायां अब बटे में बायां, अब बगल में ये चीज़ आएगा, यानी 2600। अब यहाँ पे करेंगे तो 12 दूनी 24 और ये 0, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26, 130। ये परसेंटेज है तो जवाब क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा, यानी 130% आ गया। यानी जब हमने 2600 में बेचा तो इसका मतलब परसेंटेज में कितना है, 130%। तो मेरे भाई अगर विक्रय मूल्य 130% पे हो तो प्रॉफिट क्या होगा, 30% होगा। जैसे हमें पता है कि हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अगर 130% पे है तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100% पे होता है, इसमें सोचना ही नहीं है। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट 100 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, 30% होगा। तो ये मैंने आपको बताया बेसिक तरीका। बट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये तरीका लिखेंगे, क्योंकि ये तरीका हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट लाइन हम लिखेंगे और जवाब आएगा। देखिए कैसे, हमें पता है इसके बारे में जो बताया गया इसके नीचे, और जो हमें चाहिए होता है ऊपर में मल्टीप्लाई होता है। यही तरीका लगाइए जो हमेशा लगाते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, जैसे 2400 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे परसेंटेज को ऊपर लिखिए, 120%। विक्रय मूल्य 120% का मतलब क्या है, इस परसेंटेज का रियल मतलब क्या है, 2400। हमने पलट क्यों दिया, परसेंटेज क्यों ऊपर लिखा इस बार, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू दी गई है। इसके पहले हमें क्या था, 2 परसेंटेज वैल्यू हमें पता थी और एक दूसरी रियल वैल्यू हमें निकालनी थी। यहाँ पे 2 रियल वैल्यू हमें पता है, हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो परसेंटेज वैल्यू उसको ऊपर लिखेंगे और रियल वैल्यू को नीचे लिखेंगे। अब हमें पता करना है 2600 का मतलब कितना परसेंट होगा, इसके बारे में जो बताएगा नीचे, हमें जो चाहिए ऊपर में लिखेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 12 से ये एक बार में, ये 12 दूनी 24, 2 यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 13 से 2 से 130 बार में जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, 130 ये परसेंटेज अभी रह गया, यानी जवाब क्या आया, 130% आया। ये परसेंटेज कटा नहीं है, ये परसेंटेज रह गया यहाँ पे, तो ये परसेंटेज यहाँ पे रह गया, मतलब जवाब 130% आया। तो जब 130% आपका विक्रय मूल्य हो, यानी 2600 का मतलब अगर 120% हो, 130% हो, तो प्रॉफिट क्या होगा, 30% होगा। प्रॉफिट क्या होगा, 30% होगा। तो एक लाइन में आप ऐसे सवालों को बनाइए जब भी ऐसा सवाल मिले। आइए मैं एक और सवाल बिल्कुल सेम टाइप का है, इसे बनाइए। एक और सवाल बिल्कुल सेम टाइप का है, इसका जवाब दीजिए। थोड़ा दिमाग लगाइए और करने की कोशिश कीजिए, इसका जवाब क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर जब हमने किसी वस्तु को 4200 में बेचा तो 40% का लाभ हुआ, हमें 5400 में बेचना है तो 40% के लाभ का मतलब है विक्रय मूल्य 140% पे होगा। 140% का मतलब क्या है कि 4200। हमें पता करना है कि 5400 का मतलब कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 3 42, 30 बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 3 से करेंगे 18 3 54, 180।
अब ये 180 और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज में जवाब रहेगा। यानी हमें पता चल गया कि 5400 का मतलब है 5400 का मतलब है कि इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है 180। तो बिक्रेमुल अगर 180% पे है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट क्या होगा 80% होगा। उस कंडीशन में प्रॉफिट क्या होगा 80%। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मेरे भाई बिल्कुल फंडामेंटल से मैंने आपको बताया, और ये बिल्कुल ये जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं ऑलमोस्ट सभी एक ही टाइप के सवाल है। सब में क्रेमुल दिया है, बिक्रेमुल निकालना है, बिक्रेमुल दिया है, क्रेमुल निकालना है। ठीक है, कहीं पे रियल में निकालना है, कहीं पे उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, कहीं पे रियल में निकालना है, कहीं पे उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल जब आपके पेपर में आते हैं तो उन्हें करने का ये जो मैंने अप्रोच बताया इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने आपको सिचुएशन समझाया कि सिचुएशन समझ करके आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आप बनाएंगे सवालों को, ये आप देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो सवाल पढ़ने वाले हैं, इस यहाँ पे देखिए एक और सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 30 रुपये में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 में कितने आम बेचने होंगे। थोड़ा देखिएगा, बोलेंगे सर कितना आसान सवाल है, बड़ा मजा आएगा सवाल करने में। ये सभी रेलवे में पूछे गए सवाल है। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको समझाऊं पहले कि 30 में 50 की दर से आम बेचने पर, इसका मतलब क्या हो गया 30 रुपये में 50 आम बेचा, यानी 50 आम का बिक्रेमुल कितना है मेरे भाई, 50 आम को कितना में बेचा गया है 30 रुपये में बेचा गया है। तो मैं बोलूँ कि एक आम का दाम क्या होगा, एक आम का बिक्रेमुल क्या होगा, ये 30 आम का बिक्रेमुल है, सेलिंग प्राइस है, तो एक आम का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो दाया और बटे में बाया, बाया इतना रुपया, यानी इतने रुपये का मतलब क्या हो गया 3/5 रुपया, 3/5 रुपया, ये एक आम का बिक्रेमुल हो गया। तो ये चीज़ हमने कैसे निकाला, तो 30 को 50 से डिवाइड किया। ये काम हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके मैंने आपको समझा दिया, पहले समझ जाइए। अगर एक आम का बिक्रेमुल पता करना है तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो रुपया दिया गया उसको ऊपर लिखेंगे, और जो संख्या दी गई है 50 उसको नीचे लिखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि सर ये 3/5 आएगा। ये क्या आएगा 3/5, ये एक आम का बिक्रेमुल आ गया। अगर आप 30 आम को 50 में बेचिएगा तो 10% का हानि होगा। तो इसका मतलब है कि आपको एक आम को 3/5 में बेचने पर 10% का हानि हुआ। 30 आम को 50 में बेचने पर 10% का हानि हुआ, तो एक आम को कितना में बेचा गया होगा, तो एक आम को 3/5 में बेचा गया होगा तो 10% का हानि हुआ होगा। तो हमें पता चल गया कि सर ये एक आम का बिक्रेमुल है। तो इसके बारे में जो बताएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, इसके नीचे आएगा। तो जब इतना में बेचा गया तो 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब है कि बिक्रेमुल कहां पे, 90% पे है। ये बिक्रेमुल है, इसके बारे में जो बताएगा नीचे। अब हमें पता करना है कि उसी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना हो तो कितना में बेचेंगे। तो 20% के लाभ का मतलब है कि बिक्रेमुल 120% पे होना चाहिए। तो हमें एक वस्तु का यहाँ पे बिक्रेमुल पता था, तो उससे हमने पता कर लिया कि एक वस्तु का क्रेमुल क्या होगा जब हमें 20% का लाभ होगा। तो इसे सॉल्व कर दीजिए मेरे भाई। आप बोलेंगे सर 3 से करेंगे 30 बार में जाएगा, और 3 चौका 12, यानी 4/5 रुपया। 4/5 रुपये में जब आप बेचिएगा एक आम को तो आपको कितने का लाभ होगा, 20% का। जब एक आम को कितना में बेचिएगा, एक आम को जब आप बेचिएगा 4/5 में तो आपको कितने का लाभ होगा, 20% का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 28 रुपये में कितना आम बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे तरीका समझ लीजिए। जैसे आपको पता है कि 4/5 रुपया में हमें एक आम बेचना होगा, तो 4/5 रुपया में मेरे भाई आपको एक आम बेचना होगा। आपको आम बेचना होगा कितना, एक। इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना आम बेचना होगा मेरे भाई, एक आम बेचना होगा। इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि 28 रुपया में आप कितना आम बेचेंगे। तो आप बोलेंगे एक, और दाया बटे में बाया, तो बगल में क्या, बटे में क्या आएगा 4/5, और इंटू में क्या आएगा 28 आएगा, यानी इतने आम हो जाएंगे, इतने आम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 5 बटे में क्या होगा 4, और इंटू में क्या होगा 28। अभी 4 से करेंगे 7 बार में, 7 × 5 क्या होगा 35 आम आपका जवाब होगा।
यानी 28 रुपया में आपको कितना आम बेचना होगा? 35 आम बेचना होगा। 35 बिल्कुल सही जवाब। तो फिर से समझिए यहाँ पे, इसको हम लोग बिल्कुल एक लाइन में करेंगे जो मैंने पहले समझाया कि अगर 4/5 रुपया में एक आम बेचेंगे तो 28 रुपया में कितना बेचेंगे? 35 आम। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मेरे भाई, हमें पता है कि इस 28 में हमने किससे भाग किया है? 4/5 से। मतलब इस 28 रुपये में हमने क्या किया? ये 28 रुपया क्या है? टोटल है। हमने एक आम के दाम से डिवाइड किया है। तो हम ये काम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें संख्या निकालनी है, देखिए यहाँ पे अगर हमें संख्या निकालनी, संख्या है, तो हमने क्या किया? टोटल रुपया में एक आम के दाम से डिवाइड किया। तो ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सब कुछ। अगर हमें संख्या निकालनी है तो टोटल रुपया कितना? 28। अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? तो एक वस्तु के दाम से, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने क्या पता कर लिया? 4/5। अब ये पलट जाएगा, मतलब 4 नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। 4 से करेंगे 7 बार में, 7×5 = 35, यानी 35 आम आपको 28 रुपये में बेचना होगा। ये भी सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है अगर आप समझते हैं तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि हमने करा क्या यहाँ पे। हमने करा क्या मेरे भाई? पहले हमने यहाँ पे पता कर लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जब 10% की हानि होगी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 3/5। अभी इतना में बेचा तो 10% की हानि, मतलब ये विक्रय मूल्य क्या? 90% पे है। 10% की हानि का मतलब 90% विक्रय मूल्य, 100 से 10 कम। अब इसी वस्तु पे 20% का लाभ चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य 120% चाहिए। विक्रय मूल्य 120%। तो 20% के लाभ के लिए हमें एक वस्तु को 4/5 में बेचना होगा। ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अब एक वस्तु के विक्रय मूल्य से अगर हम डिवाइड कर देंगे 28 में, तो हमें पता चल जाएगा 28 रुपये में हमें कितना आम बेचना होगा? तो 35 आम बेचना होगा। चलिए मेरे दोस्त, समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 84 रुपये प्रति दर्जन से केक बेचने पर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना होगा? ध्यान से देखिए, जब 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से केक बेचता है, मतलब एक दर्जन का मतलब 12, एक दर्जन में 12 केक होता है, तो 12 केक को उसने कितना में बेचा? 84 रुपया में बेचा। तो मैं बोलूँ एक केक को कितना में बेचा होगा? तो 84/12, यानी एक केक का जो विक्रय मूल्य है, ये 12 केक का विक्रय मूल्य है। एक केक का विक्रय मूल्य क्या आएगा? 12×7 = 7 रुपया आएगा। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें एक केक का दाम पता करना हो तो एक दर्जन मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, 12×7 = 7 रुपया में जब आप बेचिएगा एक केक को, तो आपको 12% का लाभ होगा। तो ये विक्रय मूल्य क्या है? एक केक का मतलब 12% का लाभ, मतलब विक्रय मूल्य 112% पे। अब उसी वस्तु पे हमें 20% का लाभ चाहिए, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% के लाभ के लिए 20% के लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120% होना चाहिए। अब ये 7 से करेंगे, 7 और 7×6 = 42 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 8 से करेंगे, 8×2 = 16, 8 से करेंगे 15 बार में, 15×8 = 120, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 रुपया। यानी हमने पता कर लिया है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना हो तो हमें कितना में बेचना होगा? 7.5 में बेचना होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक केक का विक्रय मूल्य क्या होगा जब 20% का लाभ होगा? तो प्रत्येक केक का विक्रय मूल्य 7.5 होगा जब 20% का लाभ होगा। क्या मेरे भाई समझ में आया? तो चलिए मैं आपको एक और सवाल देता हूं, और ये सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे जो सवाल बनते हैं उनको मैंने बताया, और उसमें क्या क्या सवाल पेपर में आता है। आधे से ज़्यादा सवाल जो हमने करा वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो एक क्लास मैंने आपको दिया जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया, और जब हम लोग ये पूरा बैच को पढ़ेंगे तो मैं आपको परसेंटेज से या टाइम एंड वर्क से या नंबर सिस्टम से मैं आपका बैच स्टार्ट करूँगा। तो उस बैच में आपको जो है हर चीज़ जो भी आपको नहीं आता है उन सबको पढ़ाऊँगा। मैं एक अलग से आपको वीडियो ये भी दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया गणित में आपको 5 वॉल्यूम में पढ़ाऊँगा, 4 अर्थमेटिक और 1 एडवांस। 5 वॉल्यूम में पूरा फाउंडेशन मैथ कंप्लीट होगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। उसके बाद मैं आपको अभी जब बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, जब आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा तो साइड में आपका ये बैच चलता रहेगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक और अलग से मतलब कुछ
जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरी चाहिए, जैसे डिजिटल सम चाहिए, यूनिट डिजिट पे पकड़ होना चाहिए, जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब फास्ट होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे भी मैं आपको 10-12 क्लास दूंगा कि बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए। तो बैच चलता रहेगा, बीच में 10-12 वीडियो और भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक कैलकुलेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। और फिर मैं आपको साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही तगड़ी फाउंडेशन बैच है, आप जुड़िए, अपने गणित की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दीजिए, मैं आपको 100% स्कोर करके दिखाऊंगा, आप 100% करके लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बैच आ चुका है, प्रथम बैच, उससे जुड़िए और अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ एप्लीकेशन पे कीजिए। जय हिंद।